स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं वायु राशियों की। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायु राशियों के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वायु राशियों की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वायु राशि कहते किसे हैं, अर्थात वायु राशि का अर्थ क्या है। तो यहां लिखा हुआ है, वायुमंडल का वह विस्तृत व घना भाग जिसमें क्षैतिज रूप से भौतिक विशेषताएं, और भौतिक विशेषताओं में मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता की जो विशेषताएं हैं वो एक समान मिलनी चाहिए। तो वह वायुमंडल का विस्तृत भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज स्तर पर एक समान पाई जाती हैं उसे वायु राशि के नाम से जाना जाता है। तो वायु राशि वायुमंडल का एक काफी बड़ा हिस्सा है, काफी बड़ा क्षेत्र की जो वायु है सम्मिलित रूप से वो वायु राशि के रूप में जानी जाती है, लेकिन उसके क्षैतिज रूप में उसके तापमान और आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र की आदर्श दशाएं कि वायु राशियां कहाँ पर पैदा होती हैं, उनकी उत्पत्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्या आदर्श दशाएं होनी चाहिए ताकि एक वायु राशि का निर्माण हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है, विस्तृत व समान स्वभाव वाला क्षेत्र, अर्थात वायु राशियों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आदर्श दशा है वो एक विस्तृत व समान दशाओं वाला क्षेत्र होना चाहिए, अर्थात एक जैसे स्वभाव का क्षेत्र, ताकि वहां पर धरातलीय तापमान की जो कंडीशंस हैं वो एक जैसी हों और उससे संपर्क में आने वाला जो वायु का हिस्सा है उस क्षेत्र से उन विशेषताओं को ग्रहण कर सके और उस पूरे क्षेत्र के ऊपर स्थित जो वायु है उस वायु में क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता की दशाएं एक समान हो सकें। तो वायु राशि की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत और एक जैसे स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। और एक जैसे स्वभाव का मतलब या तो जैसे स्थलीय क्षेत्र है तो वो काफी विस्तृत स्थलीय क्षेत्र ही होना चाहिए, या फिर संपूर्ण जो है महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए, ताकि उस पर तापमान और आर्द्रता की दशाएं एक जैसी हों। और जब विस्तृत क्षेत्र एक समान स्वभाव का होगा तो तापमान और आर्द्रता की दशाएं भी एक जैसी होंगी, फलस्वरूप उसके ऊपर स्थित जो वायु है वो भी उन गुणों को ग्रहण करके उसमें भी एक समान तापमान और आर्द्रता की विशेषताएं समाहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से वायु राशियों के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख आदर्श दशा है विस्तृत और समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी आदर्श दशा की बात करें तो दूसरी है, वायु की गति कम व अपसरण की स्थिति होनी चाहिए, अर्थात ये निश्चित है कि कोई समान स्वभाव वाला क्षेत्र जब होगा और उसके ऊपर स्थित वायुमंडल का जो भाग है, उसके ऊपर स्थित जो वायु राशि है वो लंबे समय तक जब उसके ऊपर टिकी रहेगी तो उस क्षेत्र की विशेषताओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो और उसके उस क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक टिके रहने के लिए उसमें गति बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि यदि वायु में गति होगी तो वायु में विभिन्न क्षेत्रों से मिश्रण होता रहेगा और उसमें एक जैसी विशेषताएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। इस वजह से वायु राशि की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि वायु की गति बहुत धीमी, अर्थात क्षैतिज जो प्रवाह है वायु का वो बहुत ही मंद होना चाहिए, और यदि थोड़ा बहुत प्रवाह है भी तो उस स्थिति में अपसरण वाला प्रवाह होना चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र से दूसरे अन्य क्षेत्रों की ओर हवा अपसरित होती हो लेकिन अभिसरण वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी क्षेत्र में जहां वायु राशि की उत्पत्ति होनी है और यदि बाहरी क्षेत्रों से आकर के वहां हवा अभिसरित होती है, बाहरी क्षेत्रों से उस क्षेत्र के अंदर आकर के हवा मिलती है, तो वहां के क्षेत्र की जो हवा है उसके तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मिश्रित स्थिति होगी और कुल मिला के एक जैसी आदर्श स्थितियां, एक जैसी तापमान और आर्द्रता की दशाएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति क्षेत्र की जो आदर्श दशाएं हैं उसमें तीसरी महत्वपूर्ण आदर्श दशा, और वो है वायुमंडल की दशाएं स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए हमारी वायुमंडल की जो दशाएं हैं वो भी स्थिर अवस्था में रहनी चाहिए। क्योंकि वायुमंडल में यदि विभिन्न प्रकार की मौसमी गतियां या फिर वायुमंडल में अपसरण, अभिसरण, ऊर्ध्वाधर संचलन इस प्रकार की यदि कंडीशंस होंगी तो वहां पर वायुमंडल की जो वायु है उसको धरातल के संपर्क में रहने का लंबे समय तक अवसर नहीं मिल पाएगा और उसमें धरातलीय विशेषताएं समाहित नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आवश्यक है
कि वायुमंडल भी उस समान स्वभाव वाले क्षेत्र पर लंबे समय तक वायुमंडल की जो हिस्सा है या वायुमंडल की जो परत है वो स्थायी रूप से टिकी हुई रहनी चाहिए, ताकि वो धरातल की विशेषताओं को ग्रहण कर सके और वायु राशि का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार से उत्पत्ति क्षेत्र की ये प्रमुख आदर्श दशाएं हैं और इन आदर्श दशाओं की स्थिति बनने पर वायु राशियों का निर्माण होता है। तो निश्चित है कि वायु राशि वायुमंडल का ही भाग है, लेकिन उस काफी विस्तृत और घने जो भाग है उसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी जो दशाएं हैं वो क्षैतिज रूप में एक जैसी पाई जाती है। अर्थात क्षैतिज रूप से उस वायु राशि के किसी भी हिस्से में हम देखें, किसी भी हिस्से में हम तापमान और आर्द्रता का परिकलन करें तो उसमें क्षैतिज स्थिति में तापमान और आर्द्रता एक समान, लगभग एक समान पाई जाती है। अब हम यहाँ पर वायु राशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, अर्थात वायु राशियों के भी क्षेत्र के आधार पर, धरातलीय स्वभाव के आधार पर कई प्रकार हैं। वायु राशियों में भी वायु राशियां चूंकि जब उत्पन्न होती हैं तो उत्पन्न होने के बाद में वो अपने उत्पत्ति क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर गमन करने लगती हैं और उनके मार्ग में परिवर्तन, उनके मार्ग में तापीय और आर्द्रता संबंधी दशाओं की वजह से उन वायु राशियों के स्वभाव और गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। और इसी आधार पर हम वायु राशियों को कई प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वायु राशियों के वर्गीकरण में अलग अलग आधारों पर, 3 आधारों पर यहाँ पर वायु राशियों को बांटा गया है। और उन 3 आधारों पर सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति क्षेत्र के स्वभाव के आधार पर, अर्थात वायु राशि जहां उत्पन्न हुई वो उत्पत्ति क्षेत्र का स्वभाव कैसा था उसके आधार पर हम ये जो है वर्गीकरण कर सकते हैं वायु राशियों का। और इस वर्गीकरण को हम भौगोलिक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये धरातल से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र की विशेषताओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये भौगोलिक वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो वायु राशियों के भौगोलिक वर्गीकरण या उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर हम सबसे पहले उनको 2 वर्गों में बांट सकते हैं कि जो धरातलीय क्षेत्र है, धरातलीय क्षेत्र का स्वभाव है तो उसको प्रमुख रूप से हम 2 ग्रुपों में बांटते हैं, 2 वर्गों में बांटते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां तापमान अधिक होता है और ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर तापमान कम पाया जाता है, वो शीतलता की स्थिति पाई जाती है। तो इन 2 कंडीशंस हैं। अब इन 2 स्थितियों में भी आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में बने हुए हैं। तो उष्णकटिबंधीय स्थिति में भी धरातल 2 प्रकार का हो सकता है, या तो महाद्वीपीय क्षेत्र हो सकता है और या फिर महासागरीय क्षेत्र हो सकता है। तो यदि उष्णकटिबंधीय इलाके में वायु राशि का निर्माण महासागरीय क्षेत्र के ऊपर हुआ है तो उस वायु राशि को उष्णकटिबंधीय महासागरीय अर्थात एमटी का मतलब मेराइन ट्रॉपिकल महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि कोई वायु राशि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है और उसका उत्पत्ति क्षेत्र महासागरीय सतह है तो उस वायु राशि को उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि के नाम से जाना जाता है, अर्थात एमटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही यदि किसी वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र महाद्वीपीय है तो उसे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि के रूप में जाना जाता है। उसको हम सीटी अर्थात कंटिनेंटल ट्रॉपिकल महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के वर्ग में विभाजित करते हैं अर्थात वर्गीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर हमने 2 वर्ग बनाए मुख्य, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। और उष्णकटिबंधीय में भी यदि महासागरीय है तो महासागरीय उष्णकटिबंधीय है और यदि क्षेत्र महाद्वीपीय है तो उसे महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के नाम से वर्गीकृत करते हैं। अब दूसरी जो क्षेत्र है ध्रुवीय हो सकता है, अर्थात वायु राशियों की उत्पत्ति जो है ध्रुवीय इलाकों में हो सकती है, उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में हो सकती है। और उन ध्रुवीय क्षेत्रों में भी यदि महासागर के ऊपर वायु राशि का निर्माण हुआ है अर्थात वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र ध्रुवीय इलाकों का महासागरीय क्षेत्र है तो उस वायु राशि को ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि अर्थात एमपी मेराइन पोलर वायु राशि एयर मास, तो मेराइन पोलर एयर मास अर्थात ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि के नाम से जाना जाता है। और यदि ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु राशि का निर्माण महाद्वीपीय सतह के ऊपर हुआ है तो उसे ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि के नाम से जाना जाता है अर्थात सीपी कंटिनेंटल पोलर एयर मास के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्पत्ति क्षेत्र के स्वभाव के आधार पर वायु राशियों का भौगोलिक वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं वायु राशियों के ऊष्मागतिक वर्गीकरण की। तो ऊष्मागतिक वर्गीकरण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऊष्मा के
ग्रहण करने और ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर वायु राशियों का ये वर्गीकरण किया जाता है। हम ये जानते हैं कि वायु राशियां अपने उत्पत्ति क्षेत्र पर उत्पन्न होने के बाद में उत्पत्ति क्षेत्रों से विभिन्न अन्य क्षेत्रों की ओर गमन करती हैं और जिन क्षेत्रों में वो पहुंचती हैं तो वहां धरातल के संपर्क में आने से उन वायु राशियों का निचली जो सतह है उस निचली सतह में तापमान के आदान प्रदान होने से तापमान का परिवर्तन होता है और वायु राशि की तापीय दशाओं में रूपांतरण होने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है ये ऊष्मागतिक परिवर्तन है और ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर होता है, इसीलिए इसको ऊष्मागतिक वर्गीकरण के रूप में हम यहाँ दिए हैं। और ऊष्मागतिक वर्गीकरण के आधार पर वायु राशियों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। उष्ण वायु राशि जो W सिंबल से जिसको प्रदर्शित करते हैं वार्म, और ठंडी वायु राशि जिसको हम K सिंबल से प्रदर्शित करते हैं कोल्ड। तो ऊष्मागतिक वर्गीकरण के आधार पर कोई भी वायु राशि उष्ण वायु राशि हो सकती है या फिर ठंडी वायु राशि हो सकती है, और ये डिपेंड करेगा कि उस वायु राशि का तापमान कितना है और वो जिन अन्य क्षेत्रों में पहुंच रही है तो वहां पहुंचने वाले स्थान पर, गंतव्य स्थान पर धरातल का या गंतव्य स्थान के क्षेत्र का तापमान कितना है। यदि वायु राशि की निचली सतह का तापमान गंतव्य स्थान के धरातलीय क्षेत्र के तापमान से अधिक है तो उसे हम उष्ण वायु राशि या गर्म वायु राशि कहेंगे, और यदि तापमान वायु राशि का जो तापमान है वो गंतव्य स्थान के तापमान से कम है तो वो वायु राशि ठंडी वायु राशि के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ऊष्मा, और चूंकि ठंडी वायु राशि है तो उसमें जो ऊष्मा है वो धरातल से प्राप्त करके निचला जो हिस्सा है वायु राशि का वो थोड़ा गर्म होने लगता है और उस वायु राशि के प्रभाव से गंतव्य स्थान पर तापमान थोड़ा डाउन हो जाता है, और गर्म वायु राशि जिन क्षेत्रों में पहुंचती है तो वहां उस उष्ण वायु राशि की वजह से तापमान थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये वायु राशियों का ऊष्मागतिक वर्गीकरण था। और अब अंतिम तीसरे वर्गीकरण की बात करते हैं, वो है यांत्रिक वर्गीकरण। वायु राशि का यांत्रिक वर्गीकरण, और यांत्रिक वर्गीकरण में वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन के आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है कि वायु राशि जो है उस वायु राशि की जो विभिन्न परतें हैं उन विभिन्न परतों में नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से संवहन के रूप में जो संचलन हो रहा है उस आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं और इसे यांत्रिक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। कि यदि कोई वायु राशि में संवहन के रूप में हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऊर्ध्वाधर या लंबवत संचलन हो रहा है, तो वो वायु राशि अस्थिर कहलाएगी, जिसको हम U सिंबल से प्रदर्शित करते हैं अनस्टेबल। U का मतलब अनस्टेबल। तो इस प्रकार से ये अस्थिर वायु राशि होगी। और यदि किसी वायु राशि में नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर या लंबवत हवा का संचलन नहीं है और हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं या फिर ठंडी हवा नीचे की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में उस वायु राशि को स्थिर वायु राशि के नाम से जाना जाता है। तो सीधे तौर पर हमारा जो यांत्रिक वर्गीकरण है ये वायु राशि में वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन के आधार पर है, और यदि वायु राशि में ऊर्ध्वाधर संवहनीय संचलन हो रहा है तो वो अस्थिर वायु राशि होगी, और यदि संवहनीय संचलन नहीं है, हवा नीचे से ऊपर की ओर उसमें गमन नहीं कर रही है, तो उसको हम स्थिर वायु राशि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वायु राशि और वायु राशियों का वर्गीकरण था, और इन सबको मिलाकर, इन सभी कंडीशंस को यदि हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के हमारी पृथ्वी पर 16 प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। तो वो 16 विस्तृत प्रकार, इसमें हम उष्णकटिबंधीय, महासागरीय, एम्प्टी जो है इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं ऊष्मागतिक के आधार पर। जो उष्णकटिबंधीय महासागरीय है वो ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हो सकती है, और उसमें भी फिर स्थिर और अस्थिर, ऐसे करके ये जो 4 मुख्य वायु राशियों के प्रकार हैं, इन वायु राशियों के प्रकारों में ये 4 दशाएं भी शामिल हो सकती हैं, और उस आधार पर 4 × 4 अर्थात 16 प्रकार की कुल वायु राशियां धरातल पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वायु राशि थी, और आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा और वायु राशियों के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।